वेलकम टू विद्या ऊर्जा। इस आप हम अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो करते हैं कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लें। ये पूरा ब्लॉक 1 है जिस पर डेफिनेशन है अप्रोचेस के जो 4 टॉपिक आपको पढ़ाए थे, सोशलॉजिकल अप्रोच, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच एंड द लास्ट वन विच इज़ साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो ये चारों ही टॉपिक समराइज्ड किए हुए हैं इस वीडियो में। और इस लेक्चर के बाद ब्लॉक 1 के बाद मैं पीछे वाले ब्लॉक से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने आगे के ब्लॉक आई थिंक कंप्लीट कर रखे होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में पीछे से ब्लॉक से स्टार्ट करूँगी, 7, 6, 5 ऐसे जाएंगे हम लोग। तो जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2-3-4 यूनिट्स तो कंप्लीट करवा ही दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे। तो सबसे पहले सोशलॉजिक पर्सपेक्टिव समझते हैं। सोशलॉजिक स्टडी किया था, 2 रीजंस थे क्यों सोशलॉजिस्ट पढ़ना चाहते थे। क्योंकि वो रिलीजन को वो देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी को, और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है सोसाइटी को और एक इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो रिलीजन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को और सोसाइटी को, इसलिए सोशलॉजिस्ट स्टडी करना चाहते थे। ओके, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस पाया जा रहा था। सेकेंड थिंग कि रिलीजन को अगर हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के नज़र से नहीं देख सकते, रिलीजन कॉपरेशन भी है। तो रिलीजन की वजह से अगर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स होते हैं तो रिलीजन की वजह से लोग सोलिडेरिटी में आते हैं, एक साथ आते हैं और कॉपरेट करते हैं। स्कोप रिलीजन का समझते हैं। स्कोप ये है कि बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं लिटरेट्स द्वारा। इलिटरेट्स ने, हिम्स ने, पोएम्स ने पोएटिक फॉर्म में अपने रिलीजन को बढ़ाने की कोशिश की है। इसके अलावा नेचर को हम रेफरेंस में लेते हैं, जैसे गंगा है, चांद है, सूरज, मतलब सारी चीज़ों को, नेचर को भी रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस मतलब हम उनको भी पूछते हैं। नेचर भी एक तरीके से मतलब ये बता रहे हैं कि रिलीजन कितना फैला हुआ है। तो स्कोप क्या क्या है इसका, बुक्स के फॉर्म में है, पोएम्स के फॉर्म में है, गंगा से नेचुरल फॉर्म्स में है, एनिमल के फॉर्म में है, सॉन्ग और स्टोरीज लिखी गई है रिलीजन को समझने। तो इस सबसे क्या होता है, इस सबसे ये होता है कि सोसाइटी के अंदर एक सोलिडेरिटी, एक मतलब अपनापन, एक ब्रदरहुड वो क्रिएट होती है और वो एक साथ किसी पार्टी मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कलेक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब जो है स्कोप है रिलीजन का। इसका प्रोसेस ऑफ नॉलेज को अगर हम समझें तो जैसे जैसे देखिए क्या हुआ, नॉलेज का क्या मतलब है, क्या कैसे रिलीजन हेल्प करता है नॉलेज पाने में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देखिए इंक्रीज हुआ डिवीजन ऑफ लेबर में, ठीक है, जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता गया उसी हिसाब से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, उसी हिसाब से छोटे छोटे कल्ट्स भी क्रिएट होते हैं। तो वो हमारी रिलीजन एक तरीके से और ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते हैं, जैसे कि पहले जिन चीज़ों को हम जैसे फिश रेन को अगर हम जो है वो एक गलत सिंबल मानते थे, आज उसके कुछ साइंटिफिक रीजंस निकाले जा रहे हैं। तो रिलीजन भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे लिए। जैसे कि अगर आप ये देखें कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में जो है वो प्रोटेस्टेंट्स ने टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करना शुरू किया था, तो वहीं पे कैथोलिक्स ने जो है वो आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ में वर्क करना शुरू किया। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो नॉलेज आ रही है ना। तो प्रोसेस ऑफ नॉलेज भी है रिलीजन। अब स्टडी ऑफ टोटेम समझते हैं। टोटेम क्या होता है? टोटेम डर्कहाइम ने कंसेप्ट दिया था कि टोटेम एक्चुअली एक नॉन ह्यूमन एंसेस्टर, जैसे आपके कोई दादा परदादा होंगे हम, और वो आप मानते होंगे कि वो हमारे दादा, या आपका कोई गोत्र होगा कि हम कश्यप गोत्र से, तो हमारे कश्यप ऋषि थे मेन, जिनकी उससे हम निकल के आए। तो इसी तरह से कुछ लोग, कुछ ट्राइबल ग्रुप सोसाइटी है जो ये मानती है कि उनके नॉन ह्यूमन एंसेस्टर्स है, यानी कि बिजली, पानी, सूरज या कोई जानवर नॉन ह्यूमन एंसेस्टर्स है और वो उन्हीं की पूजा करते हैं। तो इमाल डर्कहाइम ने ये कंसेप्ट निकाला था और उन्होंने ट्राइबल ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे स्टडी किया था और उन्होंने कहा था कि टोटेम्स को ये बिलीव करते हैं, उनकी ये पूजा करते हैं, उनके लिए डांसिंग करते हैं, उनके लिए स्पिरिचुअल अटैचमेंट है इनके मन में, एक साथ आते हैं, इनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, भावना, इनको अपनापन लगता है, क्योंकि हम सब एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं और इनके अंदर इसलिए कॉमन कॉन्शियसनेस यानी कि कॉमन बिलीफ क्रिएट होता है। इसके बाद डर्कहाइम ने यहाँ पे और बात की थी कि रिलीजन जो है वो सोल है सोसाइटी का, और टोटेम एक्चुअली होता क्या, अगर टोटेम की डेफिनेशन को हम अच्छे से याद कर लेंगे, स्टिपुलेटेड एंसेस्टर और ग्रुप ऑफ पीपल सच एज फैमिली, क्लैन, लिनेज और ट्राइब। एक ऐसा एंसेस्टर जिसको वो हमेशा मानते चले जाते हैं, फैमिली क्लैंस चेंज होती रहती है पर वो अपने टोटेम को बिलीव रखते हैं। आज के समय में क्या हो रहा है कि लोग ग्रुप में टोटेम को मानने की जगह अपने इंडिविजुअल टोटेम क्रिएट कर लिया, मतलब उन्होंने अपना इंडिविजुअल स्पिरिट एनिमल मान लिया है। जैसे कि चाइना वगैरह में हमने देखा होगा कि वो कहते हैं आपकी आत्मा चूहे की, आपकी आत्मा शेर की। तो वो जो है उन्होंने अपना इंडिविजुअल टोटेम क्रिएट कर लिया, इसे न्यू एज मूवमेंट बोलते हैं, और इस या फिर इसे मिथोपोएटिक मैंस मूवमेंट बोलते हैं। तो ये नेम अच्छे से याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये टॉपिक
ऐसे ही आ सकता है कि सोशलॉजिकल अप्रोच को डिफाइन कीजिए, और उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट किया जाए। देखिए, कोशिश ज़रूर की जाएगी जितना हो पाएगा मैक्सिमम कवर करने की कल दोपहर तक। ओके, नाउ मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, सेकुलर अप्रोच क्या होता है। सेकुलर अप्रोच इसको लेकर के क्या थी कि डर्कहाइम ने इतना सब कुछ पढ़ा पर उन्होंने किसी भी रिलीजन पे बिलीव नहीं किया। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है अगर आप सोशलॉजी पढ़ रहे हो तो आप किसी ना किसी रिलीजन की तरफ प्रमोट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी पढ़ के आप हो सकता है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे बिलीव ना करो, सब कुछ पढ़ के भी, और हो सकता है आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप एक ही चीज़ पे अटके रहो। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेकुलर अप्रोच रहती है, ठीक है, सोशलॉजिस्ट की वर्क करते वक्त। यहाँ पे मार्टन की बात कर रहे हैं, फाइंडिंग फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स फॉर रिलीजन एंड सब कॉम्युनिज्म। मार्टन बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे रिलीजन, वो कहते थे ये सब मिथ है, इसलिए वो एक फंक्शनल ऑल्टरनेटिव, ऐसा जो सोसाइटी में वर्क कर सके, रिलीजन का ऑल्टरनेटिव लाना चाहते थे, कम्युनिज्म टाइप कुछ। और उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं रिलीजन के इश्यूज़ को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो रिलीजन को सॉल्व करने चाहिए हमें डिस्प्यूट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। आप रिसेंट के एग्जांपल्स में इसे देख ही सकते हैं, इसे मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी। ज़्यादा इलेबोरेटिव आपको लेक्चर्स देखने हैं तो इसके प्रॉपर लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी एंड रिलीजन को अगर हम समझते हैं कि इकोनॉमी रिलीजन से कैसे अफेक्ट होती है, तो इसमें दो अप्रोच होती है। पहली होती है कि सबसे दो अप्रोच क्या है, सबसे पहले ये कि अगर इंसान मटेरियल वर्ड से यानी कि चीज़ों में डिज़ायर से कनेक्टेड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहेगा, तो वहाँ पे रिलीजन उसके लिए हिंड्रेंस बनता है। क्योंकि रिलीजन क्या कहेगा, इतनी ज़्यादा मत कमाओ, इतनी संपत्ति इकट्ठी करके क्या करना है। तो इंसान कहेगा नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, तो उसके लिए रिलीजन हिंड्रेंस है। लेकिन दूसरी अप्रोच ये कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, कई बार इंसान रिलीजन से कनेक्ट होकर के और ज़्यादा मेहनत करना चाहता है, दान पुण्य करना चाहता है, लोगों में प्यार से बांटना चाहता है, इसलिए वो और मेहनत करेगा और इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो ये दो अप्रोच हम लेकर के चलते हैं, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगर वही हमने बताया था कि प्रोटेस्टेंट्स ने अगर टेक्नोलॉजी लाई, कैथलिक्स ने अगर ह्यूमैनिटीज लाई, तो ओवरऑल हो तो हमारे लिए हेल्प हो रहा है ना, हमारी इकोनॉमी हमारी नॉलेज में हेल्प हो रही है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन भी हमको नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मार्क्स का अगर सुपर स्ट्रक्चर समझे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ने कहा था एक नीचे बेस होता है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिसके जरिए प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या है, वो टूल्स है, आपका लैंड है, रॉ मटेरियल है, वो आपके मीन्स है प्रोडक्शन के। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है कि उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लिए प्रोडक्शन करेगा कौन, वो लोग जो कि एक्चुअल प्रोड्यूस मतलब उस पर काम करेंगे। तो उस पर काम करने वाले आपके कौन होंगे, वर्कर्स भी होंगे, कैपिटलिस्ट क्लास भी हो, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, प्रोलेटारिएट बुर्जुआज के बीच में कुछ रिलेशन होगा, बुर्जुआज कुछ काम करेंगे, कुछ इन्वेस्टर्स अपना काम करेंगे। तो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये है बेसिक स्ट्रक्चर सोसाइटी का, और ये ही शेप करता है सुपर स्ट्रक्चर, रिलीजन, एजुकेशन, हेल्थ। यानी जैसा हमारा बेस स्ट्रक्चर होगा, जैसा हमारे पास लॉ मटेरियल होगा, जैसे हमारे पास वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, उसी हिसाब से हमारा आगे जो है वो रिलीजन और हमारा एजुकेशन, हमारा हेल्थ सेक्टर काम करेगा। और जैसे जैसे वो अच्छा काम करेगा वो वापस से सप्लीमेंट करेगा, मेंटेन करेगा बेस को, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन। ये उन्होंने मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर दिया था, तो ये इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए काफ़ी सही है, ये ध्यान रखना है, आप एग्जाम में बना भी सकते हैं। इसके बाद मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने कहा था कि इकोनॉमिक कल इफेक्ट जो है वो रिलीजन को अफेक्ट करता है, कि ऑब्वियसली उन्होंने ने सपोर्ट किया था कि हाँ जैसे जैसे इकोनॉमी इफेक्ट होती है वैसे वैसे हमारा रिलीजन भी इफेक्ट होता है। क्योंकि कई पहले अगर लोग अगर देखें, अगर कोई पुअर है, ठीक है, तो वो उतने अच्छे से रिचुअल्स को नहीं कर सकता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन अगर भाई वो थोड़ा सा अमीर हो जाएगा तो वो तो भाई अनिल अंबानी जैसा जो है बड़ा बड़ा शो करवाएगा। तो वो जो चीज़ है इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस प्रोसीजर्स और रिचुअल्स को भी अफेक्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म के कंसेप्ट को समझते हैं। कैपिटलिज्म का कंसेप्ट दो टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है, क्लास डिवीजन और प्रॉफिट मोटिव। क्लास डिवीजन मतलब ये हुआ कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली किसके द्वारा ओन किए जा रहे हैं, उनका फाइनल ओनर कौन है, बेस का फाइनल ओनर तो हमारा जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास है। तो इससे क्या होता है कि क्लास डिवीजन क्रिएट होता है, एक जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक वो जो एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है और वेल्थ एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, तो जिससे क्लास डिवीजन होता है। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म क्या है। एक तो क्लास डिवीजन का कंसेप्ट, ठीक है, दूसरा प्रॉफिट मोटिव, कि हम बनाते ही क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। सिर्फ इतना नहीं कि हाँ अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के भर का सामान बना दो, तो वो कैपिटलिज्म नहीं है। कैपिटलिज्म है कि वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव, वहाँ प्रॉफिट होगा तब वो कैपिटलिज्म है। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इंसान की नीड्स नहीं पूरी करनी है, वांट्स। अब आप
खुद वो सोचिए कि आप क्या 150 रुपये की शर्ट पहन करके ज़िंदा नहीं रह पाओगे क्या? ठीक है, उसको साल में 3 बार खरीद लेना, तो क्या ज़िंदा नहीं रह पाओगे आप? नहीं, लेकिन फिर भी हम बड़ी बड़ी ब्रांडेड शोरूम्स और इन सब से शर्ट्स खरीद के लाएंगे। तो वो जो है वही प्रॉफिट मोटिव होता है कि आपके वो वांट्स क्रिएट करेंगे, आपकी डिज़ायर्स क्रिएट करेंगे और वहाँ से वो प्रॉफिट कमाएंगे। और उनको मजबूरी है, वो तो करेंगे ही ऐसा, अगर नहीं करेंगे तो वो कंपटीशन में कैसे करेंगे? तो वो एक बिजनेस के बाद फिर दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और इस तरह से अपने आप को मेंटेन रखेंगे सोसाइटी में। तो इस जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है ना, इसी को ही जो है वो सोशलॉजिस्ट कहते हैं कि कहीं ना कहीं रीजन है सारे वार और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। हर कोई नहीं कहता है जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। कौन? कार्ल मार्क्स की यही रीजन है स्टारवेशन, वार, ग्रीड और एलियनेशन का। अब एथनोग्राफिक अकाउंट्स, एथनोग्राफिक मतलब होता है रिटन अकाउंट जो कल्चरल डिटेल्स देते हैं, ठीक है। तो एथनोग्राफिक अकाउंट्स हम देखते हैं थोड़ा सोशलॉजिस्ट के, तो वो हमारे जैसे महाभारत हो गए, रामायण हो गए, उसको देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कल्चरल व्यू, इकोनॉमिकल टाइम और वो सब चीज़ें उस टाइम पे कैसी थी, इकोनॉमी वगैरह कैसी थी, और उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि किस तरह से रिलीजन के बारे में हम जान सकते हैं। तो श्रीनिवास एम श्रीनिवासम ने जो कूक्स ऑफ साउथ इंडिया, कूक्स एक एरिया साउथ इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने स्टडी की थी और उन्होंने पाया था उस एरिया का कल्चरल सेटअप कैसा है, वो उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है इस बुक में। और दूसरा उन्होंने संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट समझाया है। संस्कृताइजेशन मतलब होता है जब इंसान जो लोअर जो मतलब जो हायर सेल्फ मतलब हायर ग्रुप है, वो कुछ नॉर्म्स बना देता है कि ये एक्टिविटी करो तो तुम प्योर हो, रोज सुबह नहाओ, ये करो वो करो, ये खाओ ये पियो तो तुम प्योर इंसान हो। तो जो लोअर लोग हैं वो चाहते हैं कि हम भी उसी तरह से ट्रीट किए जाएं, तो वो इस उनकी प्रैक्टिसेस को अपना लेते हैं। इस प्रोसेस को संस्कृताइजेशन बोलते हैं। तो ये हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 पे आते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पे। एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू मतलब ये हुआ, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी करता है मतलब ओरिजिन से स्टडी करता है। तो ओरिजिन से स्टडी करता है तो हम देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू क्या है सो रिलीजन को लेकर के। तो सबसे पहले हम कुछ ओरिजिन की थ्योरीज को समझेंगे। ओरिजिन की थ्योरीज ये है कि सेम सोसाइटी सेम कैपेसिटी ऑफ थॉट, यानी कि अगर आज की सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं हमारी सोचने की क्षमता एक जैसी है, क्योंकि हम क्या देख सकते हैं, मोबाइल फोन देख सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं। तो जो जिस तरह से सुख सुविधाएं हमको मिली है, हमारी सोचने की क्षमता भी वैसे ही है। तो उस टाइम के लोगों की सोचने की क्षमता एक जैसी होगी, तो कहीं ना कहीं जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह मिलती हैं उसमें जो लिखा होता है उससे हम सोसाइटी के कल्चर को समझ सकते हैं, वहाँ के रिलीजन को समझ सकते हैं। दूसरा टाइलर ने बोला था, टाइलर ने डेथ और ड्रीम का कंसेप्ट दिया था। डेथ और ड्रीम का कंसेप्ट ये था कि डेथ और ड्रीम, एक बार इंसान सो जाता है तो उसकी सोल जो है वहाँ से निकलती है और टेम्पररी घूमती है, फिर इंसान जगता है, सोल वापस आ जाती है। डेथ में सोल कंप्लीटली डिपार्ट कर जाती है और वो सुपरनेचुरल बन जाती है। और यही टाइलर का कंसेप्ट था डेथ और ड्रीम का। तो ये जो आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट था, इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू जो है वो रिलीजन का ओरिजिन हुआ है। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था नहीं ऐसा नहीं है, फियर ऑफ घोस्ट, लोग घोस्ट से डरते थे, तो मतलब वही आफ्टर लाइफ जो सुपरनेचुरल चीज़ें थी उनसे लोग डरते हैं, इस वजह से रिलीजन आया। मूलर का कहना था कि नहीं, लैंग्वेज की वजह से आया है। लैंग्वेज की वजह से क्यों? क्योंकि जैसी आपकी लैंग्वेज होती है, आपका साइन लैंग्वेज, मतलब आप जिस तरह से अपने आप को डिफाइन करते हो, आप जिस तरह से खुद को देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर को अफेक्ट करता है। तो लैंग्वेज और कल्चर ही एक्चुअली बताता है कि आप किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करोगे, तो वो है रिलीजन का ओरिजिन। तो ये इस तरह से। इसके बाद एनामिटिज्म एंड मना का कंसेप्ट है। एनामिटिज्म और मना ये है कि मतलब वो लोग क्या करते थे कि वो मतलब जो लोग इस थ्योरी में बिलीव करते हैं वो ये मानते हैं कि एक्चुअली इस हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी है, ठीक है। और जो इंसान उस एनर्जी, मतलब जिस इंसान का मन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ को वो मानते थे और उसको एज अ गॉड मानते थे। ये कंसेप्ट है मन का। और नेचरिज्म का, कुछ लोग नेचर को गॉड की तरह ट्रीट करते थे। बहुत सीधी सी बात है, सब जानते हैं, आज भी गंगा नदी हमारी जो है वो मतलब देवी देवताओं के उसमें आती है, इस तरह से। फिर लास्ट थ्योरी थी साइको कल्चरल थ्योरी, जिसमें लोग मानते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंसान जो है वो हर चीज़ के बारे में सोचना चाहता है, फैक्ट्स और वो कलेक्ट करना चाहता है, वो इतना सोचता है, थिंकिंग करता है, इसी वजह से रिलीजन जो है वो डेवलप हुआ है। तो दीज आर सम ओरिजिन थ्योरी। इसके बाद हम मैजिक और रिलीजन को समझेंगे। तो मैजिक एंड रिलीजन को जब समझेंगे तो जेम्स फ्रेजर सबसे पहले आते हैं। जेम्स फ्रेजर ने कहा कि रिलीजन कुछ नहीं है, मिथ है, ठीक है, फोक है, बिलीफ है, कुछ नहीं है, ये बिलीफ है और मिथ है। जेम्स फ्रेजर का कहना था ह्यूमन, और उन्होंने ये बोला कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो तीन तरीके से चलती है। एक चलती है मैजिक, रिलीजन और सक्सेस साइंस। तो मैजिक, रिलीजन और साइंस क्या है? मैजिक क्या है? मैजिक क्या होता है? मैजिक एक्चुअली कहीं ना कहीं साइंस ही है थोड़ी बहुत,
और वो इंसान क्यों करता है मैजिक, किसी ना चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या अपनी पावर को दिखाने के लिए, या उसका कुछ प्रॉफिट मोटिव होता है। वो प्रोफेन होता है, मतलब कि वो कहीं से भी रिलीजियस से कनेक्टेड नहीं होता है, वो रिलीजन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, वो सिर्फ कैसे भी करके अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रिमिटिव साइंस है। फिर इसके बाद रिलीजन का कंसेप्ट आता है, जहाँ लोगों के अंदर बिलीफ है, फेथ है, वो पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है, उस पे बिलीव करके, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म दे रहा है लोगों के बीच में, और वो डिवाइन है। साइंस क्या है, रीजन, फैक्ट्स और डेटा एनालिसिस करता है, प्रॉपर निकालता है। तो ये जो 3 स्टेजेस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, ये ध्यान रखनी है जेम्स फ्रेजर के द्वारा। तो इसके बाद डर्कहाइम के, अगर मैजिक एंड रिलीजन को और अच्छे से समझे तो डर्कहाइम ने क्या बोला था, डर्कहाइम इन द सेक्रेट के बारे में समझते हैं। न्यू जनरेशन डोंट बिलीव इन सुपीरियर और इन्फीरियर, नया जनरेशन सुपीरियर और इन्फीरियर बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। ईच इंस्टीट्यूशन हैज़ द रिस्पेक्टिव रिलीजन, हर इंस्टीट्यूशन का अपना रिस्पेक्टिव रिलीजन है, हमें उसे बिल्कुल भी मतलब डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, और नया जनरेशन इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन, तो डर्कहाइम ने डिफाइन किया था कि कितने तरीके के अलग अलग तरीके के रिलीजन हो सकते हैं, और उन्होंने ये बताया है कि डिफरेंस क्या है मैजिक और रिलीजन के बीच में। तो उन्होंने जैसे बोला था कि सबसे पहली सबसे ओरिजिनल थ्योरी थी टोटेम थ्योरी। जो टोटेम थ्योरी थी वो क्या बोल रही थी कि लोगों के एक कॉमन एंसेस्टर है, और उस जो कॉमन एंसेस्टर है उसकी जो लोग पूजा कर रहे हैं, मतलब जो उनके ह्यूमन डेसेंट्स हैं, जो बाद में आए लोग हैं, वो लोग सेक्रेड है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उस पूजा पाठ में लगे हैं और वो उसका हिस्सा हैं और वो उसकी वर्शिप कर रहे हैं, तो उनके बीच में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है। तो रिलीजन और मैजिक के बीच में डिफरेंस आता है चर्च की वजह से। चर्च की वजह से क्यों, चर्च की वजह से ऐसे, क्योंकि देखिए अगर रिलीजन की बात करें, रिलीजन की एक कम्युनिटी है, ठीक है, रिलीजन की एक लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन मैजिक एक इंडिविजुअल द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एक इंडिविजुअल एफर्ट है। रिलीजन का एक कम्युनिटी अप्रूवल मिलता है चर्च के द्वारा या किसी मतलब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो प्रेस्ड होते हैं, उनके हेड होते हैं, तो ये बहुत डिवाइन उस पर चलता है। लेकिन मैजिक का ऐसा कुछ नहीं है, वो एक प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है उनका, इंडिविजुअल वो एफर्ट मारते हैं, ठीक है, उनके कोई बिलीवर ऐसे फॉलोअर्स टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन रिलीजन के होते हैं, और रिलीजन के बिलीफ और फेथ पे चलता है, और मैजिक जो है वो फेथ और रिलीज पे नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रिमिटिव साइंस है। और प्रोफेन है, प्रोफेन का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर होली थिंग्स, यानी कि होली थिंग्स के लिए उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन। अब हम थोड़ा सा समझते हैं फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। फंक्शनल मतलब, फंक्शनलिज्म का मतलब ये है कि वो लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, वो मानते हैं कि रिलीजन बहुत ही पॉजिटिव है, इसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था कि टैबू, टैबू मतलब होता है समथिंग विच इज़ क्वाइट डेंजरस, कोई रिचुअल या कोई चीज़ जो डेंजरस हो उसे टैबू बोला जाता है। तो लोग टैबू कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, और उस टैबू से लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ डेंजरस है, ये सोसाइटी के लिए टैबू है, और इस तरह से उस चीज़ को अलग कर देता है सोसाइटी से, और ऐसे करके वो आगे बढ़ते हैं। कॉप्स एंड टेम्पल को समझते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें दिया, जैसे कॉप्स एंड टेम्पल, हर किसी का अपना रिचुअल होता है। कॉप्स, अगर किसी की मौत हो गई है उसका अपना रिचुअल है, किसी का जन्म हुआ है उसका अपना रिचुअल है, तो ओन रिचुअल वैल्यू। और इससे क्या होता है, किसी की डेथ पे भी लोग इकट्ठे होंगे, किसी के जन्म पे भी लोग इकट्ठे होंगे, इससे सोशल सॉलिडारिटी आती है, लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन का कहना था कि रिलीजन बहुत ही पॉजिटिव है, इसको रहना चाहिए सोसाइटी में। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन ही जो है वो हेल्प करता है इंसान को अपने पेन और सफरिंग्स को बियर करने में, ठीक है, उसको पॉजिटिव रहने के लिए, और सोशल सॉलिडारिटी लोगों को साथ लाने के लिए। इसके अलावा जो ये होता है रिलीजन होता है, वो आपका सोशल स्टेटस बताता है, मतलब कि वो बताता है कि आपके पास कितना पैसा है। आप अगर गरीब हो तो आप छोटा मोटा सेरेमनी कर पाओगे, अगर आप अमीर हो तो बड़ी सेरेमनी कर पाओगे, तो आपकी रैंक डिसाइड करता है सोसाइटी में, ठीक है। इसके बाद मेलेनोस्की ने एक बात बोली थी कि अर्ली मैन मोर प्रैक्टिकल, पहले के समय में लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। मैजिक कहीं ना कहीं हेल्प करता है गैप मेंटेन करने में अनसर्टेनिटी और सक्सेस के बीच में। मतलब पहले आप नहीं सोच सकते थे कि आप उड़ सकते हो, लेकिन फिर आपने विमान बनाया, आप उड़ गए। चलिए मैजिक नहीं है, साइंस है, लेकिन मैजिक क्या है कि अगर मैजिक ये है कि आपने कुछ वर्ड्स स्पेल किए और आप झाड़ू पे बैठे और आप उड़ गए, तो अनसर्टेनिटी ये थी कि आप उड़ नहीं सकते, सक्सेस ये कि आप उड़ गए। इन दोनों के बीच में किसने मेंटेन किया, मैजिक ने। तो कहीं ना कहीं मैजिक अनसर्टेनिटी और सक्सेस के बीच में गैप मेंटेन करता है, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। रिलीजन क्या है, रिलीजन डिविनिटी और स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करता है, वो आपको जो है वो सही राह दिखाने की कोशिश करता है और आपका पूरा बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है। तो दिस इज ऑल फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। रिलीजन एज कल्चरल सिस्टम, रिलीजन को एक कल्चरल सिस्टम की तरह समझते हैं। क्लिफर्ड गिट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान समझते हैं। रिलीजन ने
जो है वो कल्चरल सिस्टम है, मतलब एक कल्चर का पूरा फॉर्म है। ह्यूमन लाइफ अपने आप को एक सिंबल से कनेक्ट करके देखती है, मतलब अगर उसने ओम देखा तो वो उससे कनेक्ट करेगी, या जैसे कभी होता है ना कि हमें कभी कोई हिंट मिलती है और हमें लगता है कि ये बहुत स्पिरिचुअल चीज़ हुई आज हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं हम सिंबल्स से खुद को कनेक्ट करके देते हैं। तो उन्होंने एक बुक ली थी कल्चरल डायमेंशन ऑफ रिलीजियस एनालिसिस, जिसने उन्होंने इसको डिफाइन किया था कि सिंबल का मतलब क्या होता है। सिंबल का मतलब ये होता है हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न ऑफ मीनिंग एम्बॉडीड इन सिंबल, अ सिस्टम ऑफ इनहेरिटेड कंसेप्शन एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिक फॉर्म बाय मीन्स ऑफ विच मेन कम्युनिकेट, परपेचुएट एंड डेवलप देयर नॉलेज अबाउट लाइफ एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि सिंबल क्या है, हिस्टोरिकली होता है, उसमें एक पैटर्न होता है, ठीक है, वो इनहेरिट होता आ रहा है, मतलब पहले से होता आ रहा है, और एक किसी फॉर्म में होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में, जिससे इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है एक दूसरे से, और वो अपनी लाइफ भी उसी हिसाब से मोल्ड करता है। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सिंबल माने तो क्रॉस एक सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये होता है कि क्रॉस ये बोलता है कि क्रूसिफिकेशन रिक्वेस्टिक टू रिसरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्रूसिफिकेशन मतलब क्रूसीफाई होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी ही ज़रूरी है अगर आपको दोबारा पैदा होना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि बुरे वक्त से पहले अच्छे वक्त से पहले बुरा वक्त आना ही आएगा। जब बुरा वक्त आएगा तभी आप अच्छे वक्त को वैल्यू करोगे, या फिर जब आप जो है वो लाइफ में सब कुछ हार जाते हो, आपको लगता है सब कुछ आपके हाथ से चला गया, तो ऐसा नहीं है। वो जब उसके बाद आपको फिर से सक्सेस मिलेगी। तो ये जो सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं ये इनहेरिट होते आ रहे हैं, और लोगों का सेट ऑफ पैटर्न है, उसे देखकर उनके माइंड में एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सिंबल। तो फर्स्ट फिनोमेना देन एक्शन। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि सिंबल का क्या है कि सिंबल ऐसा नहीं डेवलप होते हैं कि अचानक से आज कुछ हुआ और आपने सिंबल डेवलप किया, नहीं, पहले कुछ फिनोमेना डेवलप करते हैं, माइंड को डेवलप किया जाता है रिचुअल्स वगैरह के थ्रू। मतलब कि आपके माइंड में डाला जाएगा क्राइस्ट पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो, इस सिंबल पे भरोसा करो। जब आप उस पर भरोसा कर लेते हो तो जब वो वक्त आता है और आप एक्शन लेते हो तो वो आपके एक्शन एक्चुअली उससे रिलेटेड होते हैं, आपके सिंबल से रिलेटेड। तो ये चीज़ को समझना है। इसके मूड्स और मोटिवेशन, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे मूड को, हमारे दिमाग को, हमारे उस मोटिवेशन को कौन गाइड करता है, हम सेट ऑफ सिंबल्स जिनसे हम घिरे हुए हैं। जैसे कि सेफ्रॉन फ्लैग देख के आपके मन में क्या आता है, क्या इमोशंस जानते होंगे, जो कि उससे लिंक्ड है क्या, हिंदू सोसाइटी। तो जो वो चीज़ है वही आपका सेट करा। और अगर आप हिंदू हो तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि मेरा मतलब हिंदुइज्म के प्रति, और वहीं पे अगर आप मुस्लिम हो तो आपके प्रति हो सकता है उस आपके मन में एक रिस्पेक्ट की भावना हो, या आप किसी वजह से कुछ परेशान हो तो आप उसको अच्छी तरह से ना देखो। तो वो जो भी आपके माइंड जो गाइड कर रहा है ना, वो सिंबल्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक मीनिंग फिट कर देते हैं। तो वो चीज़ है। इसके बाद सिंबल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रैक्टिस बाय द पीपल हु इनहेरिट द सेम सेट ऑफ वैल्यूज। तो कहीं ना कहीं सिंबल्स जो है वो कहीं ना कहीं, अगर कॉमन सिंबल्स की बात करें तो हिंदू सोसाइटी का एक कॉमन सिंबल्स होंगे, मुस्लिम सोसाइटी के अपने कॉमन सिंबल्स होंगे, सिख सोसाइटी के अपने कॉमन सिंबल्स होंगे। तो सेट ऑफ वैल्यूज सेम होती है इनकी। ह्यूमन बीइंग कैपेसिटी टू डिफाइन और अटैच मीनिंग हुए, ह्यूमन बीइंग में कैपेसिटी होती है, वो उसे डिफाइन कर सकता है। रिलीजन रेस्क्यू पे आता है जब जब इंसान कमजोर पड़ता है, ठीक है, जब वो कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन मार्क व्हेन कंफ्यूज। रिलीजन नॉट इरेडिकेट पेन, बियरेबल पेन, रिलीजन पेन को खत्म नहीं करता है, रिलीजन पेन को बियरेबल बनाता है। एक्सप्लेनेशन देता है रॉन्ग और बैड का। मेलिनस्की ने कहा था, कॉन्ट्रास्टेड बाय ग्रीड्स, उन्होंने कहा था रिलीजन कॉग्निटिव रादर देन प्रैक्टिकल, यानी कि रिलीजन कहीं ना कहीं कॉमन सेंस और फैक्चुअल नॉलेज ढूंढता है, रादर देन कि वो जो है वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल चीज़ों को अप्लाई करे। वो मानता है कॉन्शियस, अपनी इमोशंस पे ज़्यादा चलता है। तो रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम गीट्स ने और अच्छे से समझाया था। उन्होंने ये एक पूरा वो लिखा है रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम पे, ऐसे लिखा है गीट्स ने। ये ध्यान रखना है, गीट्स ने लिखा है रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम है, जिनमें उन्होंने बताया था कि दैट एवरीवन इज कनेक्टेड टू रिलीजन, बिलीव इट और नॉट। हर कोई रिलीजन से कनेक्टेड है, भले ही आप भगवान में विश्वास करो या ना करो। कैसे प्रूफ किया था उन्होंने 5 पॉइंट ने। पहला पॉइंट था रिलीजन सेट ऑफ सिंबल्स हैं, समझ चुके हैं सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल जो मैसेज कन्वे करते हैं, जो हमारे माइंड को, हमारे एक्सपीरियंस को शेप करते हैं, हमारे एथोस को, मतलब हमारी मॉरल वैल्यूज को, हमारे उसको गाइड करते हैं। वेयर एज रिलीजियस सिंबल डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन वर्ल्ड व्यू एंड एथिक्स, वहीं कहीं ये भी कह सकते हैं रिलीजियस सिंबल जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन बताते हैं वर्ल्ड व्यू और एथोस में। यानी हम जो सोचते हैं
और जो हमारी थिंकिंग है और जो जैसे हम रहते हैं और जैसे हम दुनिया को देखते हैं उनमें कनेक्शन बनता है, रिलीजियस सिंबल मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप नॉर्मल BMW को देखते हो, ठीक है, वो रिलीजियस सिंबल नहीं है पर वो एक सिंबल है। BMW देख के आपको क्या याद आएगा? कार याद आएगा। तो एक वो जो सेट सिंबल उससे रिलेटेड होते हैं ना, तो रिलीजियस सिस्टम में भी वैसा ही होता है कि कुछ ना कुछ उससे मीनिंग अटैच्ड होता है। सेकंड चीज उन्होंने कहा कि वही तो कहीं ना कहीं जैसे अगर कोई इंसान बड़ा हो रहा है तो कुछ रिलीजियस सिंबल्स को देख के बड़ा हो रहा होगा ना, तो भगवान ने माने या ना माने उसका सेट ऑफ वैल्यू उसी हिसाब से बन जाएगा। एक्ट्स टू इस्टेब्लिश पावरफुल परवेसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग मूड एंड मोटिवेशन इन मैन। तो कहीं ना कहीं मूड क्या होता है? जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। मोटिव क्या होता है? जो हम पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मूड और मोटिव रिलीजियस सिंबल्स के थ्रू ही जो है वो डिफाइन होता है, और हमारी जो है सेट ऑफ वैल्यूज उसी द्वारा कंस्ट्रक्ट की जाती है, रिलीजन द्वारा ही कंस्ट्रक्ट की जाती है हमारी सेट ऑफ जो वैल्यूज होती हैं। तो भले ही हम जो है वो आज रिलीजन बिलीव ना करें, लेकिन कल को अगर जो हम काम करते हैं, जिस तरह से खाते हैं, जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन द्वारा इफेक्टेड होता है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन उन्होंने कहा कि हमारा रिलीजन जो है वो जो हम ऑर्डर क्रिएट किए ना अपने माइंड में, हमेशा क्योस रहता है। तो माइंड हमेशा कोशिश करता है ऑर्गेनाइज करने का चीज़ों को। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है ना, मीनिंगफुल ऑर्डर देने का काम किया, वो रिलीजन नहीं किया है आपके लिए। भले ही आप भगवान की पूजा करो ना करो, लेकिन आप जो उस तरह के से अपने माइंड को ऑर्डर करते हो, जिस तरह से अपनी क्योस को खत्म करते हो, वो रिलीजियसली गाइडेड है। तो और ये क्या करता है कि ये एक्चुअली रिलीजन क्या हेल्प करता है, ताकि आप के मन में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, एक गुड फिट बन जाए रियलिटी और हाउ वी लिव। मतलब जिस तरह से आप रह रहे हो, आपकी जो रियलिटी है, मतलब मेरी रियलिटी अलग है, आपकी रियलिटी अलग है, हर किसी की सोचने का तरीका अलग है। सोचने का तरीका किस पे डिपेंड करता है? कैसे, कौन गाइड कर रहा है? वो आपके अपब्रिंगिंग किस पे डिपेंड करती है? आपके रिलीजन, आपके सोसाइटी, आपके एनवायरमेंट पे। तो वो एक्चुअली क्या करता है? गुड फिट मेंटेन करता है। मतलब आपकी रियलिटी और जैसे आप रह रहे हो उसमें आपको डिफरेंस नहीं लगता है, तो आपके माइंड में केओस नहीं क्रिएट होता है, तो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। इसके अलावा रिलीजन क्या करता है? क्लोथिंग करता है या रैपिंग करता है आपके अराउंड एक ऑरा को। यानी कि आप क्या करोगे कि आप पहले बिलीव करोगे, फिर आप एक्शन लोगे। इसका मतलब वही हो गया कि मतलब आप भले ही मानो या ना मानो, लेकिन जो आपका ऑरा है, जो आपका एनवायरमेंट है, जिसमें आप उठ बैठ रहे हो, उसमें आपका कुछ ना कुछ तो विश्वास है। जो विश्वास है उसी हिसाब से आप एक्शन लेते हो। जैसे कोई इंसान मर जाए तो भले आप भगवान मानो या ना मानो, आप जाकर उस इंसान से यही कहोगे कि अरे वो तो अच्छी जगह पे गया है, वो खुश होगा, वो अपनी आगे की लाइफ अच्छे से काटेगा। भले ही आप ये मानो कि आफ्टर लाइफ है या नहीं है, लेकिन आप मानोगे कि नहीं, उसकी अच्छी मौत हुई, आप आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। तो ये जो आपका बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके इसी चीज से गाइडेड होता है, रिलीजन से गाइड होता है। इसका रिलीजन मेक्स द मूड एंड मोटिवेशन सीम्स यूनिकली रियलिस्टिक। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो मूड और मोटिवेशन है उसको भी गाइड करता है। तो उससे क्या होता है कि आपके मन में ना, जैसे आपका एक कॉमन सेंस है, आपका कॉमन सेंस कुछ कहता है और आपका रिलीजियस बिलीफ कुछ कहता है, तो अगर आपका वो दोनों चीजें डिफर नहीं करती है ना, तो आपके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। तो मतलब आपका माइंड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहता है। तो मूड और मोटिवेशन भी सेट करने में हेल्प करता है आपकी, कि आप कैसे काम करोगे, आपका क्या मोटिवेशन रहेगा, आपका इच्छा कैसी रहेगी, वो सब कुछ। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि रिलीजियस सिंबल्स और रिचुअल्स, और वो सेट करने में कौन हेल्प करता है? रिचुअल्स। तो कह सकते हैं रिलीजियस सिंबल और रिचुअल ही है जो हमारे कॉमन सेंस को फ्रेम करते हैं। ठीक है। इसके आगे स्पाइरो ने क्रिटिसाइज किया था डर्कहाइम को। उन्होंने कहा था टोटेम का एग्जिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं है, सुपर बीइंग का एग्जिस्टेंस है। एक्चुअली सुपर बीइंग्स एग्जिस्ट करते थे, वो लोगों की मदद किया करते थे, लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित होगा, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो इस रिलीजन का स्थापित किया। तो उन्होंने कहा रिलीजन का बिहेवियर 3 तरीके का होता है, कॉग्निटिव, सब्सटेंटिव और एक्सप्रेसिव। कॉग्निटिव मतलब होता है कि वो लोग, जो लोग नॉलेज पाना चाहते हैं वो रिलीजन की तरफ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो जो डिज़ायर रखते हैं कुछ कुछ पाने की, तो वो लोग जाते हैं, वो सब्सटेंटिव हो जाते हैं। और कुछ के मन में पेन, फियर और एंग्जाइटी होती है, वो एक्सप्रेसिव होता है, तो वो रिलीजियस बिहेवियर तीसरा हो गया। इसके हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव तीसरी यूनिट हम देखते हैं। हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव अप्रोच में सबसे पहला अर्लियर एविडेंस हमको पेंटिंग्स, बरीड पर्सन के साथ में उसके ऑब्जेक्ट्स मिलना। इसके बाद नागाज बिलीव करते हैं स्टोन्स में पत्थरों की पूजा करते हैं। पहले गॉड किंग्स, यानी कि किंग को ही राजा माना जाता था, किंग को सेक्रेड माना जाता था, उसी की पूजा हुआ करती थी। ग्रीक कल्चर में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद सेक्रीफाइसेस होते थे, जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइस हो गया, फूड सेक्रीफाइस करते हो जिसे आप व्रत बोलते हो, रोज़ा बोलते हो, या सेलिब्रेसी ब्रह्मचार्य का, यानी कि अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को सेक्रीफाइस करना। तो ये अलग अलग तरीके के सेक्रीफाइसेस होते हैं। ये सब आपको अर्लियस्ट एविडेंसेस में मिलते हैं, इस और अभी भी मिलते हैं। इसमें फ्रेजर का कहना था एशियन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द रूलर रिलीजियस फंक्शनरी। मतलब पहले के समय के लोग जो है वो डिपेंड करते थे रूलर पे, और रिलीजियस के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो उन्हीं लोग पे डिपेंड करते थे। और ये लोग कौन? या तो प्रीस्ट और किंग, ये दो मिलकर के सारी चीज़ों पे
काम करते थे। जैसे इजिप्शियन फेरोज को, किंग्स को जो है वो माना जाता था, भगवान माना जाता था, ठीक है। दीज किंग्स आर रिगार्डेड एज गॉड। तो डर्कहाइम का ये कहना था कि वही, अब यहाँ डर्कहाइम की बात आई क्योंकि टोटेमिक रिचुअल ट्राइबल कल्चर अर्ली उसमें उन्होंने भी बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि जो है वो जो नॉन ह्यूमन में बिलीव करते हैं लोग, नेचर या नॉन ह्यूमन में, वो कहीं ना कहीं जो साइन होते हैं नेचर के, मतलब उसको अपने कल्चर के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर आसमान में लाल हो गया, ठीक है, तो वो उस हिसाब से कहेंगे कि अरे ये तबाही आने वाली है, ये भगवान रो रहे हैं, ये वो। तो वो सब चीज़ें जो वो स्टडी करते हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग कल्चर करते हैं और टोटेमिक रिचुअल्स फॉलो करते हैं। इसके बाद हम सोल एंड सेक्रीफाइस का कंसेप्ट समझेंगे। देखिए, सेक्रीफाइस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेक्रीफाइस कभी निगेटिव टर्म नहीं था। एनिमल सेक्रीफाइस बाद में आया, बाद में माल प्रैक्टिसेस और एडल्ट्रेशन, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म था उसको बिगाड़ दिया आज के लोगों ने और अडल्ट्रेट फॉर्म में हमको मिलता है। जैसे कृष्णा, बुद्धा, मोहम्मद प्रॉफिट साहब, जो भी ये लोग आए, ये क्यों आए? ये इसीलिए आए ताकि वो आपको सच बता सके, आपको असली मतलब सेक्रीफाइस का समझ आ सके, ताकि आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो हाई प्लेस पे, यानी एक हायर बीइंग बन सके, एक पुरुषोत्तम जिसे बोलते हैं, हायर बीइंग बन सके। तो द हेरिटेज ऑफ डिवाइन रूलर टीचर इज टू फोल्ड। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट बोला जा रहा है। देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए, बहुत शॉर्ट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीच बीच में से लगे कि जो इंसान भूल सकता है वो उठा के रख दिया है। तो अगर कोई वीडियो नहीं देखेगा तो हो सकता है वो नोट्स को ना समझ पाए, तो वीडियो देख करके ही नोट्स पढ़िएगा, फिर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। लिखने के लिए मतलब बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो द हेरिटेज ऑफ द डिवाइन रूलर एंड टीचर इज टू फोल्ड। यानी कि अब यहाँ क्या था कि ये कृष्णा, बुद्धा, मोहम्मद, ये सब आए, इन्होंने क्यों जन्म लिया, ये क्यों आए होंगे? ये लोगों को गाइड करने के लिए आए होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो मतलब टीचर्स थे, ठीक है, जो ये सिखाना चाहते थे, और जो डिवाइन रूलर्स जो भी आए, मतलब जो रूलर्स आए, कृष्णा रूलर माने जाते हैं, युद्धा के जो है वो रूलर थे, तो वो जो ये लोग आए, ये क्यों आए? इन्होंने दो चीज़ें दे करके गए, अपनी हेरिटेज की दो चीज़ें ये दे के गए। एक तो एक्चुअल टीचिंग दे के गए जो हर इंसान और को फॉलो करनी चाहिए, फिलॉसफी, और दूसरी कुछ अकॉर्ड इंस्ट्रक्शंस दे के गए कि अकॉर्ड इंस्ट्रक्शंस मतलब कि किस तरह से वो ट्रू मैजिक परफॉर्म कर सकता है, ट्रू मैजिक, ठीक है, कि मतलब होता है ना, दिया जलाइए, रोज भगवान को पानी चढ़ाइए, कुछ रिचुअल्स जो अकॉर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं वो। तो ये दो तरीके की चीज़ें छोड़ के गए। अच्छा, लास्ट चीज़ है कि इंसान की मेंटल लेथार्जी की वजह से इंसान पूरा काम करना नहीं चाहता है, सारी प्रैक्टिस को पूरी तरह फॉलो करना नहीं चाहता है, तो वो शॉर्टकट निकालता है, पूजा जल्दी से जल्दी खत्म हो। जैसे आजकल शादी के भी शॉर्टकट निकल आए हैं, पहले शादी के मंथ पूरे होते थे, अभी कहा जाता है कि पंडित जी को शॉर्टकट वाली शादी करानी है तो 11 मिनट का वीडियो अवेलेबल करा देते हैं कि वो लेके, आपने वो मूवी देखी होगी एक उसकी, कार्तिक आर्यन की, तो वो उसमें यूट्यूब से लगा करके पूजा करने लगते हैं। तो ये क्या एडल्ट्रेट फॉर्म है एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो हमने फॉर्म देखी हमने, उसमें हमने देखा कि अब सेरेमनीज बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में रह गई क्योंकि पूरी तरीके से मॉडिफाई हो गई है। सेक्रीफाइस जो है वो किसी और के लिए किया जाता है, फॉर द सेक ऑफ अदर, दूसरों के लिए, तब हमारी सोल इमोर्टल होती है, ठीक है, अमर होती है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने मोटिव्स के लिए, गेन्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, और वो भी एडल्टेड फॉर्म में, मतलब जैसे प्रिस्क्राइब है वैसे नहीं, ठीक। तो आदि यज्ञ का मतलब याद रखना है। आदि यज्ञ अगर कभी डिफाइन करने को आए तो आदि यज्ञ का मतलब होता है कि कृष्णा ने जब इनकारनेशन लिया बॉडी और फ्लैश एंड ब्लड की बॉडी में, जब कृष्णा ने जन्म लिया, ठीक है, उसे आदि 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 यज्ञ बोलते हैं। इसके पुरुषोत्तम का मीनिंग क्या होता है कि जब इंसान अपने नेटिव स्टेट को छोड़ के, अपने अपने नेटिव स्टेट ऑफ परफेक्ट विजडम, नेटिव स्टेट को नहीं, नेटिव स्टेट ऑफ परफेक्ट, जब जो एकदम परफेक्ट विजडम में था उसे छोड़ के उसने वापस से यहाँ आया और उसने काम किया लोगों की भलाई के लिए, तो वो इंसान सुपर बीइंग होता है। अपनी पावर अपनी उसको छोड़ के दूसरों की भलाई में लग गया, ये होता है। अच्छा, रिलीजन दो तरीके का होता है, एक फॉक और यूनिवर्सल। फॉक रिलीजन लोकल रिलीजन होता है, मतलब जो छोटे छोटे कल्ट्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है, न्यूअर रिलीजन और ये सब, NEUR, न्यूअर रिलीजन, ये सब होता है। यूनिवर्सल रिलीजन जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, ये सब यूनिवर्सल रिलीजन है, लार्ज सोसाइटी द्वारा फॉलो किए जाते हैं, इनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा साइकोलॉजिकल अप्रोच, अच्छे से पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सेगमेंट फ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सिगमंड फ्रेड ने जो कहा था कि रिचुअल्स एक्चुअली क्या होते हैं, कलेक्टिव न्यूरोसिस होता है, कलेक्टिव फीलिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, यानी कि कलेक्टिव मतलब हमारी जो न्यूरोलॉजी है ना, हमारी नर्व्स एक तरीके से एक जैसा सोचना शुरू करती है, एक तरीके से रिएक्ट करना शुरू करती है, और उनकी फीलिंग से एक जैसी होती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, भले ही वो उस ऑब्जेक्ट से हेट करते हैं और लव करते हैं, और वो एक साथ आते हैं, दिस इज कॉल्ड रिचुअल। तो फ्रेड ने रिफॉर्मेशन थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि प्रिमिटिव मैन इमेच्योर था, ठीक। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम अच्छे से बता देते हैं कि ऑडिपियल कॉम्प्लेक्स और
इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये दो उन्होंने थ्योरी दी थी। बहुत ही अजीब थ्योरी है, लेकिन लोग सब ने कहा ये अजीब थ्योरी है, फिर भी इस थ्योरी को पढ़ाया जाता है। तो ऑडिपियल कॉम्प्लेक्स या ऑडिपियल मिथ क्या था, उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो वो बड़े होने के बाद अपनी माँ के प्रति सेक्सुअल डिजायर्स क्रिएट कर लेता है और वो अपने पिताजी को मार देता है। ठीक है, ये बहुत अजीब सी बात है, इसे बोलते हैं ऑडिपियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो अपने पिताजी को मार देता है और अपनी माँ से शादी कर लेता है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये ग्रीक थ्योरी से आ रहा है। ग्रीक में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जहाँ पे माँ से शादी कर ली, बहन से शादी कर ली, तो वही कंसेप्ट को इन्होंने समझाया फ्रेड ने, तो इसे ऑडिपियल कॉम्प्लेक्स उन्होंने बोला है। इसके इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट होता है, जिसमें गर्ल अपने फादर के प्रति सेक्सुअल डिजायर्स मेंटेन कर लेती है। तो ये हो गया ऑडिपियल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। थ्योडर रीक ने इसी को आगे बढ़ाया, इसी थ्योरी को, और उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो मिथ एक एक्चुअली क्या है। मिथ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है हमारे माइंड में, जो क्योंकि हम साइकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं रिलीजन के लिए, ठीक है, चौथा यूनिट, तो उसलिए हम सब साइकोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे। मिथ क्या है, मिथ ये है कि हमारे दिमाग में जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, हमारे दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, वही मिथ है। ठीक है, जब हमको कुछ समझ में नहीं आता है चीज़ों में तो उसको हम मिथ बना लेते हैं। इसके रिचुअल क्या है, रिचुअल दो तरीके होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब टर्म वाइज है तो अच्छे से याद कर लेना है, थोड़ा थोड़ा हम समझा देंगे। रिचुअल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोवेड, एक होता है इनिशियलाइजेशन। कोवेड रिचुअल भी दो तरीके से डिवाइड हो जाता है, एक होता है टैबू ऑन फादर, एक इन्विटेशन बाय फादर। अभी अच्छे समझा रहे हैं, पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन, अ न्यू मेंबर एडेड, अब समझते हैं। रिचुअल क्या होता है, कोविड्स में क्या होता है कि कोविड में ये क्या करते हैं कि फादर पे एक टैबू लगा देते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद। ठीक है, ये बहुत अजीब कंसेप्ट है, हम अपनी सोसाइटी से अगर रिलेट करके सोचने की कोशिश करेंगे, याद नहीं रखेगा तो ऐसे याद कर लेते हैं, एग्जाम में आपका परसों ही है। ठीक है, तो फादर पे टैबू लगा देते हैं बच्चों के पैदा होने के बाद, पहला प्रोसेस। फिर क्या करते हैं कि फादर से कहते हैं कि वो मदर को कॉपी करे, माँ के पेन को कॉपी करे ताकि माँ को पेन कम हो। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ें हैं, कोविड का मतलब यही है। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, इनके एक इनिशियलाइजेशन रिचुअल्स होते हैं, यानी कि एक नया मेंबर ऐड होने वाला है जो पैदा हुआ है तो उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं। इसके बाद डाइडेटिक कोविड्स क्या होते हैं, जहाँ पे फादर को कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट रखने का अलाउ नहीं होता है। डाइडेटिक कोविड्स में रिचुअल्स में ये सब रिचुअल्स हैं। ठीक है, किस तरह के रिचुअल, ये लिखने को नहीं आएगा, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट पूछ लेता है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ठीक है, तो डायडेटिक कोविड्स क्या होता है कि पापा मतलब फादर को बोल दिया जाता है आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि फादर उनका बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ के लिए सेक्सुअल डिजायर कर ले, क्या पता फादर बच्चे को बचपन में ही मार दे, तो उसको मना करते हैं बच्चे की सेफ्टी के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो इनकी थ्योरी थी इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, उन्होंने मेलिनोस्की ने क्रिटिसाइज किया, उनका कि ऐसी फैमिली यूनिवर्सल नहीं है साहब, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए कहीं से उन्होंने ये भी बोला कि कई जगह मैट्रिलिनियन फैमिली है भाई, वहाँ पे मातृत्व अधिकार चलता है। आप जिस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो ज़्यादातर पैट्रियार्कल सोसाइटी में देखा जा सकता है, वो भी उस टाइम बहुत ही छोटी छोटी जगहों पे, ऐसा हर जगह नहीं है। मैट्रिलिनियन फैमिली में चाइल्ड अपनी माँ से ज़्यादा कनेक्टेड होता है, और वहाँ पे चाइल्ड क्या करता है ना, चाइल्ड अपनी बहन से शादी करना चाहता है। देखिए थोड़ा कंसेप्ट अजीब सा है, लेकिन यही है, चाइल्ड अपनी बहन से शादी करना चाहता है। अब वो अपनी अगर बहन से शादी करना चाहता है तो ये बताइए, आपकी अगर उसे अपनी बहन से शादी करनी है, ठीक है, तो उसको किसे मारना होगा, उसे किसे मारना होगा, उसे अपने अंकल को मारना होगा। अंकल को क्यों मारना होगा? क्योंकि उसकी माँ का भाई कौन है, उसकी माँ का भाई उसके अंकल, मामा। ठीक है, तो अगर मामा ही नहीं रहेंगे, हो सकता है मामा के मन में डिजायर हो मदर के लिए, या मामा के मन में डिजायर हो सिस्टर के लिए, तो वो मामा को मारेगा। लेकिन ऑडिपियल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि वो पिता को मारेगा। तो ये समझना है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। इसके बाद कल्चर एंड साइको एनालिसिस क्या है, सोसाइटी चाइल्ड एंड कॉन्शियस माइंड बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, इन चाइल्ड का, बच्चे का अनकॉन्शियस माइंड जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बिहेवियर पैटर्न उसी हिसाब से आ जाते हैं। अगर कोई बच्चा बेचारा कमजोर है पढ़ने में, उसको बार बार कहा जाएगा ना तुम बेकार हो, तुम कमजोर, भले ही वो इंटेलिजेंट है, बस उसको सही से गाइडेंस नहीं मिल रही है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन सोसाइटी उसको फील करा देगी कि वो जो है वो बेकार है, और अगर उसने ये बात मान ली कि वो बेकार है तो आगे जाके वो बेकारी बिहेव करेगा और बेकारी परफॉर्म करेगा। तो कभी भी सोसाइटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की भी बात पे नहीं आना चाहिए कि हाँ आपसे कह दिया कि आप बेकार हो पढ़ने में, या आप इस चीज़ में अच्छे नहीं,
नहीं हो या आप बेकार इंसान हो, आप मान के बैठ जाओ। तो ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल बिहेवियर इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, इस 4 तरीके के कल्चर होते हैं, 4 तरीके के कल्चर जो कि आजकल प्रेवलेंट है। पहला है मोनोकल्चरलिज्म। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो देश होते हैं, स्टेट्स होते हैं, उनमें जो इमिग्रेंट वर्कर्स वगैरह आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है, एसिमिलेशन मतलब जब दो कल्चर एक साथ एसिमिलेट कर दिए जाते हैं, एक साथ मिला दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक साथ दो कल्चर को मिला दिया। तो मोनोकल्चरलिज्म में क्या होता है कि भाई वो एक कल्चर को बहुत ज़्यादा मान के चलते हैं, और वो उनके घर देश में कोई जाता है वो कहते हैं आओ हमारे अंदर ही सम्मिलित हो जाओ। तो दिस इज कॉल्ड मोनोकल्चरलिज्म, एक ही कल्चर में। लेट कुलता या कोर कल्चर क्या होता है, वो उसमें क्या कहते हैं कि भाई कोई अगर माइनॉरिटी है तो उस देश में वो कहेंगे ठीक है भैया आप अपना कल्चर फॉलो करो, बट आप हमारे कल्चर को सपोर्ट करोगे। कोर कल्चर जो हमारा है, कोर कल्चर, उसे सपोर्ट करोगे। मेल्टिंग पॉट क्या होता है, मेल्टिंग पॉट में सारे कल्चर मिक्स रहते हैं। मेल्टिंग पॉट इसीलिए बोलते हैं सारी चीज़ें मेल्ट हो रही हैं एक दूसरे के साथ में। जैसे यूएसए का कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, कोई भी किसी के साथ भी असेंडेट हो जा रहा है, ठीक है। और मल्टी कल्चरलिज्म में क्या होता है, मल्टी कल्चरलिज्म में हर कोई अपना कल्चर प्रिजर्व करके चल सकता है। जरूरी नहीं है आप असिमिलेट हो, आपके ऊपर है आपको जैसे रहना है। जरूर इंडिया से मल्टी कल्चर सोसाइटी, वेरी गुड। अब लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है। ये तो ओके, अरे चलिए ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ये ऐसे क्यों है? तो मल्टी कल्चर एंड सेल्फ के बारे में अब लास्ट टॉपिक कल्चर और सेल्फ का है। तो कल्चर और सेल्फ में फ्रांसिस HSU है ये, ठीक है। फ्रांसिस रूसो ने कहा था कि कॉन्शियसनेस दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सप्रेसिव, होती है नॉन एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव मतलब इंसान उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो थॉट सोचता है। नॉन एक्सप्रेसिव जो कुछ चल रहा होता है पर इंसान उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है क्या चल रहा है। ये दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि कंसेप्ट ऑफ सेल्फ जो 3 स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस मतलब कि हम जो सोचते हैं, ठीक है, वो 3 स्टेजेस में होता है। अगर वो ऐसा नहीं होगा ना तो हमारा कहीं ना कहीं सेल्फ का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। कौन कौन सी स्टेजेस है, एक तो अपने आप से बात करना, अपनी माइंड में खुद से बात करना, उस चीज़ों को सॉर्ट करना। दूसरा, आप स्मॉल ग्रुप को पकड़िए, उससे बात कीजिए, 1-2 लोगों से बात कीजिए, और फिर एक लार्ज ग्रुप में आप अपने आप को बोलिए, तब आपका सेल्फ प्रॉपर जो है ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हिंदू सोसाइटी में इसी चीज़ को कहा जाता है आत्मा, ठीक है। आत्मा से बात करना, आत्मा को अगर आपको हायर सेल्फ पे पहुंचाना है तो अपने सेल्फ को अच्छे से सोशलाइज करना ज़रूरी है। तो सोशलाइजेशन एंड सेल्फ का क्या मतलब है कि अगर आप अपने आप को जितना सोशलाइज करोगे और इन स्टेप्स में करोगे उतना ही ज़्यादा आपका सेल्फ ग्रो करेगा और आपकी जो है वो सोच अच्छे से निखरेगी। ये हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, और कोशिश करते हैं कि अब लास्ट ब्लॉक हम कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।